हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव। मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। और उससे पहले हमने देखा था चालुक्य वंश। तो हम आज देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी स्थापना किसने की, इसके कौन कौन से शासक हुए, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस वंश की गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम नाम के शासक ने की। नागभट्ट प्रथम ने, जो कि 1725 में इसने इसकी स्थापना की। और कहाँ की? गुजरात में। और इसने इसकी स्थापना गुजरात में की। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? इस वंश का नाम पड़ा गुर्जर प्रतिहार वंश। और इस राजा ने, नागभट्ट प्रथम ने, सिंध से होने वाली, यानी कि सिंध राज्य से जो आक्रमण होते थे अरबों द्वारा, उनका सफलतापूर्वक दमन किया, उनका सामना किया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। नागभट्ट प्रथम के बाद एक शासक हुए वत्सराज। उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। और यह गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। और फिर वत्सराज के पुत्र वे नागभट्ट द्वितीय थे, जिन्होंने दोस्तों 1816 ईस्वी के आसपास गंगा घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसी को अपनी राजधानी बना लिया। 1816 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और फिर इसे ही अपनी राजधानी बना लिया। और दोस्तों, यह राजा कन्नौज पर अधिकार करने के बाद हमें पता है त्रिकोण राष्ट्र संघर्ष चल रहा था। त्रिकोण संघर्ष, जिसमें एक तो थे पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और एक थे गुर्जर प्रतिहार वंश। इन तीनों के मध्य त्रिकोण संघर्ष चल रहा था। उसी संघर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने इन्हें पराजित कर दिया, नागभट्ट द्वितीय को। और फिर दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय के बाद अनेक राजा आए, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा वे भोज प्रथम, जिन्हें हम मिहिर भोज भी कहते हैं। और ये नागभट्ट द्वितीय के पौत्र थे। मिहिर भोज नागभट्ट द्वितीय के पौत्र थे। और इन्हीं के काल में प्रसिद्ध अरब व्यापारी सुलेमान इनके राज्य काल में आया था। इनके राज्य में कौन आया था? अरब व्यापारी सुलेमान आया था। फिर देखते हैं भोज प्रथम के बाद महेंद्रपाल शासक बने, और जिन्होंने राजशेखर नामक कवि को अपने दरबार में संरक्षण दिया। और राजशेखर ने कपूर मंजरी नामक नाटक की रचना की। और महेंद्रपाल, जो कि राजशेखर के शिष्य भी थे और संरक्षक भी थे। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। और दोस्तों, महेंद्रपाल के बाद महिपाल प्रथम या महिपाल शासक बना, और जो कि राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से पराजित हो गया। और महिपाल के इंद्र तृतीय से पराजित होने के साथ ही गुर्जर प्रतिहार वंश की पतन का सिलसिला शुरू हो गया। और उसके बाद अनेक राजा आए, जिनमें भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय व विजयपाल। इसी क्रम में ये शासन करते गए। और जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल था। और राज्यपाल महमूद गजनवी से बिना युद्ध करे ही भाग खड़ा हुआ और समर्पण कर दिया। इससे राज्यपाल के पड़ोसी राजपूत राजा इससे नाराज हो गए। और उन्होंने महमूद गजनवी के जाने के बाद कालिंजर के चंदेल राजा गंड के साथ मिलकर राज्यपाल को मार डाला और राज्यपाल के स्थान पर त्रिलोचन को अगला शासक बनाया। अब दोस्तों, आगे देखते हैं
त्रिलोचन के बाद धीरे धीरे इस वंश का पतन होता गया और उसके बाद कन्नौज में घेड़वाल या राठौर वंश का उद्भव होने लगा। और 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश यानी कि 1025 से लेकर 1050 के मध्य के काल में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश का नाश हो गया। यानी कि 1025 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश पूर्णतः नष्ट हो गए और इसी के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश का समापन हो गया। तो अब दोस्तों हम आगे देखेंगे चोल वंश। क्या देखेंगे दोस्तों? चोल वंश। अब देखो दोस्तों, चोल वंश देखते हैं। 10th क्लास की बुक में ये टॉपिक है, चोल वंश उत्तरवर्ती चोल राज्य। तो दोस्तों यह वही चोल वंश है जो कि दक्षिण भारत के 3 राज्य थे, चेर, चोल व पांडे। इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है और ये अशोक के अभिलेखों में अशोक के पड़ोसी राज्यों के रूप में स्वतंत्र राज्य के रूप में उद्भव हुए हैं। ये पड़ोसी राज्य थे और स्वयं स्वतंत्र भी थे। यानी कि चेर, चोल व पांड्यों पर अशोक का शासन नहीं था। और फिर देखते हैं, चोल साम्राज्य में तमिल भाषा बोली जाती थी या राजभाषा भी तमिल भाषा ही थी और इसी तमिल भाषा में चोल साहित्य लिखा गया। और चोल साहित्य की प्रसिद्ध रचना है कुरुल या कुरल, जिसकी रचना किसने की? तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की। और कुरुल का स्थान चोल साहित्य व तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण है। और एक देखो दोस्तों, चोल वंश में एक राजा हुए करिकाल, जो कि 100 ईसा के लगभग हुए और उन्होंने पुहर या पुगार नामक राज्य की या नगर की स्थापना की। करिकाल ने पुहार या पुगार नामक नगर की स्थापना की और इन्होंने अपनी राजधानी उरियूर से कावेरीपत्तनम में स्थानांतरित कर ली। और दोस्तों इस राजा ने, करिकाल ने सिंहल द्वीप पर आक्रमण किया था और वहां से युद्ध बंदियों को लाए और कावेरी नदी के किनारे किनारे 100 मील का एक लंबा बांध का निर्माण करवाया। और उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी उरियूर से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित की। और फिर चोल राजा विजयालय, इनके पुत्र थे आदित्य। इनका काल था क्या? 880 से 907 ईस्वी के आसपास। और इन्होंने पल्लव नरेश अपराजित को हराया। पल्लव राजा हैं अपराजित और इनको हराया किसने? आदित्य ने। और फिर आदित्य के पुत्र हुए परांतक प्रथम और इन्होंने पल्लवों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया और इन्होंने पांड्यों की राजधानी मदुरा या मदुरई पर अधिकार कर लिया। तो देखो, परांतक ने पांड्यों पर भी अधिकार कर लिया था। ये एक प्रतापी राजा था। अब आगे देखते हैं, राजराज प्रथम। इनका शासनकाल है 985 से 1013 ईस्वी में। और ये भी एक अपने काल में प्रतापी राजा थे। इन्होंने संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग व सिंहल द्वीप पर शासन किया और इन्होंने दक्षिण भारत पर एक छत्र सम्राट के रूप में शासन किया। और इन्होंने तंजौर, जो इनके काल में राजधानी थी चोल वंश की, तंजौर में भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया, जिसे हम राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। और फिर राजराज प्रथम के बाद इनके बेटे राजेंद्र प्रथम सत्ता में आए और इनका शासनकाल था दोस्तों 1016 से 1044 ईस्वी तक। और इन्होंने अपनी विशाल नौसेना से पेगु, मर्तबान व अंडमान निकोबार द्वीपों पर अधिकार कर लिया और साथ ही साथ इन्होंने बंगाल व बिहार। तो दोस्तों देखो, दक्षिण भारत है और ये देखो बंगाल व बिहार यहाँ आ रहे हैं, दक्षिण से सीधे पूर्व आ रहे हैं। तो इसका अर्थ है
सेना विशाल थी, संसाधन भी अच्छे थे, इसलिए देखो बंगाल व बिहार के महिपाल से युद्ध किया। बंगाल व बिहार के शासक कौन थे? महिपाल, और इनसे युद्ध किया। और साथ ही साथ इन्होंने, इनकी सेना कलिंग पार करके उड़ीसा, दक्षिणी कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक पहुंची, और इन सभी विजयों के उपलक्ष्य में इन्होंने गंगे कोंड की उपाधि धारण की। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इनकी सेनाएं कलिंग, उसके बाद दक्षिणी कौशल, फिर बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक पहुंची, और इन सभी विजयों के उपलक्ष्य में इन्होंने गंगे कोंड की उपाधि धारण की। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। अब दोस्तों आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे राजाधिराज, और इनकी मृत्यु हो गई कोपम के युद्ध में, जो कि चालुक्य राजा सोमेश्वर के विरुद्ध था। तो हम देख रहे हैं कि राजाधिराज जो कि राजेंद्र प्रथम के बेटे थे, ये कोपम के युद्ध में मारे गए, और यहां पर चोल वंश की हार हुई। परंतु चोल शासक वीर राजेंद्र ने कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से इस हार का बदला ले लिया। यानी कि कुंडल संगमम के युद्ध में चालुक्य हार गए और वीर राजेंद्र की जीत हुई। अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या हुआ। अब दोस्तों इसके बाद वीर राजेंद्र के बाद चोलों के मध्य सिंहासन को लेकर या उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गए, और उसके तहत राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम शासक बना। राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम शासक बना। इनका जीवन काल है 1070 से 1022 ईस्वी तक, और इन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया दोस्तों, 40 वर्ष तक। और दोस्तों ये एक चोल राजकुमारी व चालुक्य राजा के संतान थे। दोस्तों चोल राजकुमारी व चालुक्य राजा के संतान थे। कौन? राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया, और उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य का पतन भी हुआ और कई शाखाएं निकली। अब आगे देखते हैं चोल प्रशासन कैसा था। तो दोस्तों चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था, और संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, और इन प्रांतों को मंडलम कहा गया है। इन प्रांतों को क्या कहा गया है? मंडलम। और मंडलम के उपभाग को क्या? कोट्टम। और कोट्टम के उपभाग नाडु, कुर्रम व ग्राम। संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, और इन प्रांतों को मंडलम कहा गया है, और मंडलम के उपभाग को कोट्टम, और कोट्टम के उपभाग थे नाडु, कुर्रम व ग्राम। और नाडु जो वर्तमान में हमारे जिला या जिले के समकक्ष मान सकते हैं, और कुर्रम को हम ब्लॉक स्तर मान सकते हैं। कुर्रम का अर्थ है कई ग्रामों का संग्रह है या कई ग्रामों का समूह है, कुर्रम कहलाता था। और नाडु में जो सभा होती थी उसे नाटार कहा गया है। दोस्तों क्या कहा गया है? नाडु की सभा को नाटार, और नगर की श्रेणियों को नगरतार। और यहाँ श्रेणियों से तात्पर्य है व्यापारियों के समुदाय से। तो हम इसे ऐसे समझेंगे कि नगर के व्यापारियों की सभा को नगरतार कहा जाता था, और गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमतः निर्वाचित होते थे, अर्थात एक फिक्स रूल के अनुसार वह निर्वाचित होते थे, और प्रत्येक मंडलम को स्वायत्ता थी, यानी कि वह अपने फैसले स्वयं कर सकता था, और कई उच्च स्तर के फैसले होते थे वह राजा करता था, लेकिन लगभग इन्हें स्वायत्ता दी गई थी अपने निर्णय लेने की। और राजा चोल काल में राजा किसी भी केंद्रीय विधानसभा के अधीन नहीं था, अर्थात राजा निरंकुश भी था, क्योंकि राजा पर किसी भी या राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई भी विधानसभा या समिति या सभा नहीं थी। अब आगे देखते हैं चोल काल में कर कैसे लगता था। तो भूमि उपज का 1/6 भाग, लगभग 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। यह दोस्तों अनाज या स्वर्ण मुद्राएं किसी भी रूप में आमजन दे सकता था। जिनके पास अनाज था तो वह कर अनाज के रूप में देते थे, और जिनके पास स्वर्ण मुद्राएं थी वे स्वर्ण मुद्राओं में कर दे देते थे।
अब आगे देखते हैं, चोल काल में जो सोने के सिक्के प्रचलित थे उन्हें कासू कहा गया है। दोस्तों क्या कहा गया है? कासू। और एक कासू बराबर 16 औंस, यानी कि एक कासू 16 औंस का होता था। और एक औंस में 2.5 तोला होता है। एक औंस में दोस्तों 2.5 तोला होता है, 2.5 तोला। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक कासू लगभग 40 तोला के आसपास हो गया। अब आगे देखते हैं, चोल कला। चोल काल में स्थापत्य कला या संस्कृति का विकास कैसे हुआ? तो दोस्तों चोल काल में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। द्रविड़ शैली का विकास हुआ और यहाँ के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं थी वर्गाकार विमान, मंडप और गोपुरम। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो एक मिनट में समझा देता हूँ आपको। वर्गाकार विमान क्या है, मंडप क्या है, गोपुरम क्या है। तो एक मिनट, आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक मंदिर है पूरा, ये एक मंदिर है और ये यहाँ पे क्या है, प्रवेश द्वार है। तो इस प्रवेश द्वार को ही क्या कहा गया है? गोपुरम कहा गया है। दोस्तों क्या कहा गया है? गोपुरम। और मंडप, जो यहाँ पे मंदिर में हम मूर्ति रखते हैं उसके सामने की जो खाली जगह या आंगन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मंडप। क्या कहते हैं दोस्तों? मंडप। और दोस्तों ये देखो, ये हम देखते हैं ऐसे ऊपर ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसे एकदम, मैं एक मिनट बता देता हूँ कैसे। ऐसे मंदिरों पे ऐसे होता है, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे मूर्ति के ऊपर सीधा एक त्रिभुज सा, त्रिकोण सा होता है इस तरह का। तो ऊपर ऊपर जहाँ पे ध्वजा लगाई जाती है या ध्वज लगाया जाता है वह तो शिखर कहलाता है। लेकिन जो ध्वज से नीचे से लेकर जो ये शेप है इसे विमान कहते हैं हम दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? जो ये ध्वज से नीचे से लेकर शिखर से लेकर जो यहाँ तक का ये भाग है ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये विमान कहलाता है। और मूर्ति के या गर्भगृह के सामने का भाग जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? गर्भगृह। क्या कहते हैं दोस्तों? गर्भगृह। और गर्भगृह के सामने जो खाली स्थान होता है उसे मंडप कहते हैं और जो प्रवेश द्वार होता है उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, और कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहद भवन बने हुए थे या सदन, एक ही बात है। और दोस्तों यहाँ पे राजराज प्रथम ने जो अपनी राजधानी तंजौर में शिव मंदिर बनाया था वह अपनी स्थापत्य के लिए चोल काल का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य नमूना है, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और दक्षिण भारत में नहर प्रणाली जो कि चोल काल से पहले नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में नहर प्रणाली चोलों की देन है। उससे पहले नहर प्रणाली विकसित नहीं थी। अब देखते हैं दोस्तों आगे, हाँ, चोल काल में जो मंदिर बने थे उनमें प्रसिद्ध मंदिर हैं चिदम्बरम का मंदिर व तंजौर के मंदिर। तंजौर के जो राजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर ये प्रसिद्ध हैं। और चोल युग में शिव की नटराज की मूर्ति जो कि कांसे की थी वे मूर्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यानी नटराज शिव की कांसे की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। और मंदिरों में गोपुरम शैली का विकास चोल काल में हुआ था दोस्तों। मंदिरों में गोपुरम शैली जो कि प्रवेश द्वार हम देख रहे थे उन पे क्या अलंकरण किया जाता, सजावट की जाती थी। तो वह या उस शैली का विकास चोल काल में हुआ था। अब आगे देखते हैं चोलकालीन समाज। तो दोस्तों चोल काल के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि इन्होंने शिव का मंदिर बनवाया था, तो हम देख सकते हैं कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। और राजाधिराज ये राजेंद्र प्रथम के बेटे थे। इनके लेखों से अश्वमेध यज्ञ की भी जानकारी मिलती है। और समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिन होती थी। इससे हम देख सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। लेकिन चोल काल में दास व देवदासी प्रथा प्रचलित थी। दास का अर्थ है गुलाम। यहाँ पे गुलाम
होते थे और देवदासी। तो दोस्तों देवदासी से यह तात्पर्य है कि कुंवारी लड़कियों को, यहाँ के लोग कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ विवाह कर देते थे और मंदिरों को दान कर देते थे। अर्थात वे लड़कियां मंदिर में ही रहती थी, वहाँ पे वे नृत्य गायन एवं मंदिरों की साफ सफाई करती थी, तो इन्हें ही हम देवदासी कहते थे। और दोस्तों चोल राजाओं के पास मजबूत जहाजी बेड़े थे, जिसके कारण उन्होंने कई द्वीपों व टापुओं को जीता था। तो दोस्तों आज हमने देखा गुर्जर प्रतिहार वंश व चोल वंश। तो दोस्तों इससे संबंधित आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।